फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 10 के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जीव विज्ञान की। चैप्टर हमारा वही है जैव प्रक्रम। आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर जो है आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं की वृद्धि, जनन, पोषण, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, तो उन शरीर क्रियाएं तो वो हमारे शरीर में होती रहती हैं और उन क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन। अब है मानव में उत्सर्जन। देखिए, मानव में जो उत्सर्जन होता है, मानव में जो उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? सबसे एक जोड़ी तो हमारे व्रक होते हैं, हमारी किडनी होती है। हमारे एक जोड़ी क्या होती है? हमारे व्रक होती है एक जोड़ी। एक होती है हमारी मूत्रवाहिनी, एक होता है हमारा मूत्राशय और एक होता है हमारा मूत्रमार्ग। ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हमारे उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। उसके साथ साथ जो मनुष्य है, मनुष्य में जो हमारा जो व्रक होते हैं, जो बायां व्रक होता है वो दाएं से थोड़ा सा ऊपर होता है। और हमारे जो व्रक होता है, इस व्रक यानी कि हमारी जो किडनी होती है, व्रक को आज से इस प्रकार की किडनी हमारा जो व्रक होता है, हमारी किडनी होती है, उसके ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिव्रक ग्रंथि। यानी कि जो हमारी जो ग्रंथ हमारी जो ये हमारा व्रक है, हमारी किडनी है, इस किडनी के ऊपर ये क्या है हमारी? ये हमारी अधिव्रक ग्रंथि कहलाती है। उसके साथ साथ जो हमारी इसका जो धंसा हुआ भाग कहलाता है, नाभिका कहलाता है। जो हमारी किडनी होती है, किडनी का जो अंदर का धंसा भाग होता है, ये क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। तो ये किडनी का जो साइज होता है, किडनी का जो आकार होता है, वो लंबाई में किडनी होती है, हमारी जो व्रक होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई में होती है 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर और जो इसकी मोटाई होती है वो होती है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। और इसका जो रंग होता है गहरा भूरा लाल होता है। और इसकी जो आकृति होती है सेम के बीज की आकृति की। जैसे सब्जी वाला सब्जी हम खाते हैं सेम की, तो वही सेम होता है। जो सेम की जो बीज की आकृति की होती है और गहरे भूरे लाल रंग की होती है। तो मनुष्य जो एक वयस्क मनुष्य है, एक वयस्क मनुष्य मैंने आपको बताया था इसके लिए एक वयस्क मनुष्य है। एक वयस्क मनुष्य में यानी कि जो जवान मनुष्य है उसमें क्या होता है? ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है और इसकी 5 से 7 चौड़ाई होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसका जो धंसा भाग मैंने बताया आपको नाभिका होता है। जो धंसा अंदर की तरफ जो भाग है, ये धंसा भाग क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। इसके ऊपर एक टोपी के समान संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं? अधिव्रक ग्रंथि बोलते हैं। तो जो मूत्र है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? हमारे इस व्रक में ही होता है। हमारी जो किडनी होती है, मूत्र का निर्माण व्रक में होता है और व्रक से फिर जो हमारा मूत्र है, मूत्र वाहिनी के द्वारा, ये मूत्र वाहिनी आज निकली हुई हमारी, जैसे इसमें रुधिर से मूत्र छनेगा तो वो मूत्र जो है हमारा मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ जाएगा? मूत्राशय में आ जाएगा। और मूत्राशय में उस समय तक ये रहेगा जब तक किसी शरीर से बाहर ना निकाल दिया जाए। तो जब हमारे मूत्राशय पर अधिक दाब पड़ता है, इसका ताप अधिक हो जाता है, तो फिर हम इसे मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब है हमारी व्रक की क्रिया विधि। ये हमारे जो व्रक है, मनुष्य की जो व्रक नलिका है, नेफ्रॉन बोलते हैं इसे, व्रक नलिका को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। जो व्रक नलिका होती है हमारी, इसकी मनुष्य में वो किस प्रकार की होती है? देखिए, जो मनुष्य की जो व्रक नलिका होती है उसमें एक तो संग्राहक होता है हमारा, जिसमें मूत्र हमारा इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद ये कुंडली, जो मैंने कुंडली नलिका बना रखी थी, ऐसे घुमा करके होती है हमारी कुंडली नलिका। एक अभिवाही धमनिका होती है जिसमें को जो रुधिर है वो हमारा कहाँ पहुँचता है? केशिका गुच्छ में पहुँचता है। और जो ये बोमेन संपुट भाग है हमारा, जो व्रक नलिका इसके भाग है सारे के सारे बोमेन संपुट में ये प्याले नुमा बना हुआ हमने, ये प्याले के आकार का बना रखा है बोमेन संपुट। इसमें क्या होता है? केशिका गुच्छ होता है और एक जो रुधिर को वापस, जो केशिका गुच्छ से रुधिर को वापस लेकर जा रही वो होती है अभिवाही धमनिका। एक इसमें हिलने चाक होता है। देखिए, मनुष्य में जो व्रक नलिका होती है, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि मनुष्य में जो रुधिर है उस रुधिर को छानने के बाद ही क्या बनता है? हमारा मूत्र बनता है। तो मनुष्य में क्या होता है? जो व्रक जो है जो रुधिर को छानता है, रुधिर को छानने से उसमें जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इस प्रकार के जो हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारे व्रक करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? इसके अतिरिक्त जो हमारा जल है और जल के साथ साथ जो हमारे कुछ खनिज लवण है जो अतिरिक्त है, जल में शरीर में जितनी उनकी आवश्यकता हो उस आवश्यकता से अधिक जो होंगे हमारे जल होगा और लवण होंगे, उन जल और लवण को भी ये शरीर से बाहर निकाल कर क्या करता है? हमारे शरीर में उनका जो संतुलन है उन्हें बनाए रखता है। तो जो व्रक नली, जो हमारा यूरिया का निर्माण कहाँ में होता है? हमारे यकृत में होता है।
और जो वृक है फिर वृक उसका यूरिया से क्या बनाते हैं, मूत्र बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी वृक नलिका है उस वृक नलिका के 4 मुख्य पार्ट होते हैं, 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है बोमेन संपुट, उसके बाद होता है हमारा दूसरा हेनले लूप, हेनले चाप कह लो या हेनले लूप कह लो। उसके बाद होता है एक सम्मिलित नलिका होती है और एक सम्मिलित नलिका होती है और एक दूरस्थ सम्मिलित नलिका होती है। 4 भाग इसमें हमारे इसमें होते हैं। तो जो हमारी जो बोमेन संपुट है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बोमेन संपुट है ये प्यालेनुमा संरचना होती है और प्यालेनुमा संरचना में क्या होता है, केशिका गुच्छ होता है। ये मैंने जो गोल संरचना बना रखी है क्या हमारी केशिका गुच्छ है। तो जो हमारे जो इसमें जो केशिका गुच्छ में एक जो रुधिर पहुंचाने वाली एक बड़ी रुधिर वाहिनी होती है, चौड़ी, जो रुधिर को पहुंचाती है केशिका गुच्छ में रुधिर को, इसे बोलते हैं अभिवाही धमनिका। यानी कि आकार में इस अभिवाही धमनिका से चौड़ी होती है, ये पतली होती है। तो रुधिर इसकी अभिवाही धमनिका के द्वारा रुधिर कहाँ पहुँचता है, हमारी केशिका गुच्छ में पहुँचता है और फिर यहाँ से रुधिर जो है हमारा बोमेन संपुट के द्वारा बाहर निकलकर कहाँ पहुँचता है, अपवाही धमनिका। ये पतली नलिका होती है, ये हमारी छोटी नलिका होती है। तो जब हमारा जो ब्लड है वो जो हमारा रुधिर है वो रुधिर धमनिका के द्वारा इसमें पहुँच रहा, यानी कि जो चौड़ी नलिका है, बात इसे इस प्रकार समझिए, एक चौड़ी नली है उसमें तो पानी, मान लो ब्लड हमारा जो खून अंदर जा रहा और एक बारीक नली का उसमें खून वापस आ रहा, तो जा तो रहा हमारा जो ब्लड है इसके अंदर जो खून है हमारा जो रुधिर है वो जा तो रहा ज़्यादा लेकिन निकल रहा कम। तो क्या होगा, इसमें केशिका गुच्छ में एक दबाव पड़ेगा यहाँ पर। इसके ऊपर जब रुधिर पहुँचेगा इसके अंदर ज़्यादा और निकलेगा इसमें से कम, तो यहाँ एक दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के साथ साथ जो इसके अंदर प्रोटीन है और जो हमारे रुधिर कणिका है उनके अतिरिक्त जो रुधिर का जो अधिकांश भाग है वो इसमें से छन जाता है। यहाँ से क्या होगा, इसमें से जब इसमें रुधिर जाएगा ज़्यादा निकलेगा कम, तो क्या होगा, उस पर दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि जो हमारा रुधिर है, रुधिर का तो जो हमारे प्रोटीन है और जो हमारे रुधिर कणिकाएँ हैं उन्हें छोड़कर बाकी जितना जो रुधिर का अधिकांश भाग है वो सारा सारा इसमें छन जाता है। और छनने के साथ इसमें क्या होता है, यूरिया है, हानिकारक पदार्थ है, हमारी यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इस प्रकार के कुछ जल है, कुछ आवश्यक पदार्थ है, ग्लूकोज वगैरह, लवण वगैरह है, वो सारे सारे इसमें छन जाते हैं। जो छनने की जो प्रक्रिया होती है, इस छनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन, इसे बोलते हैं परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन। जो सूक्ष्म निस्यंदन है, परानिस्यंदन, इसमें छनने की प्रक्रिया होती है। छनने की प्रक्रिया में इसमें क्या होता है कि जिस समय हमारी जो संग्राहक नलिका है, ये संग्राहक है, इस संग्राहक में पहुँचते, संग्रह नलिका कह लो या संग्राहक कह लो, इसमें पहुँचते पहुँचते निस्यंदन से जब इसमें पहुँचेगा, ये छनने की प्रक्रिया से हमने क्या बोलते हैं, निस्यंदन या परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन। तो जो हमारा तो छनने की जो हमारी प्रक्रिया है, हमने क्या बताया, परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन बताया। और इस परानिस्यंदन से संग्राहक तक पहुँचते पहुँचते जो हमारा जो पार्ट है, जो छना हुआ भाग है, रुधिर का अधिकांश भाग, उसमें कुछ तो जल रह जाता है, कुछ उसमें हानिकारक पदार्थ हमारे यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह वो रह जाते हैं। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फिर उसे हम बोल देते हैं मूत्र। जो हमारा छना हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ हाँ जल होता है, उसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। और ये मूत्र जो है फिर यहाँ से मूत्र वाहिनी के द्वारा वो कहाँ, फिर मूत्राशय में आ जाता है और मूत्राशय से फिर इसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है हमारी मनुष्य में जो वृक नलिका है उसके द्वारा। वृक नलिका को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये हमारा मनुष्य में जो सबसे पहले हमने उत्सर्जन बताया, फिर मानव में उत्सर्जन बताया, फिर ये वृक की क्रिया विधि बताई। अब है हमारा जो हमारा मानव हृदय किस प्रकार से काम करता है। देखिए, मानव का जो हृदय होता है वो क्या होता है, वो एक पेशीय मुट्ठी के आकार का कोमल अंग होता है। मुट्ठी का आकार कैसा होता है, पेशीय अंग होता है। वो हमारा जो इसमें जो हमारा शुद्ध रुधिर है, और शुद्ध रुधिर कौन सा होता है, जिस रुधिर में ऑक्सीजन होती है वो हमारा शुद्ध रुधिर होता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो हमारा अशुद्ध रुधिर होता है। तो जो हमारा अशुद्ध रुधिर है और जो शुद्ध रुधिर है, यानी कि एक प्रकार से समझिए कि जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है, वो दोनों के दोनों आपस में ना मिल पाए, तो इसलिए हमारा जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। 4 कोष्ठकों में, 4 कोष्ठक, 2 अलिंद और 2 नीले, और 2 अलिंद और 2 नीले, दाएं अलिंद
दायां नीला और बायां अलिंद बायां नीला। इस प्रकार हमारे 4 कोष्ठकों में बटा होता है। जो दायां अलिंद है ये दायां अलिंद है और दायां नीला है। इसमें 3 कपाट होते हैं, 3 वलय कपाट होते हैं, यानी कि 3 कपाट होते हैं। कपाट का मतलब जो बाल होते हैं, जो रुधिर, जो हमारा शुद्ध रुधिर है वो अशुद्ध रुधिर से ना मिल पाए, यानी कि जो हमारा रुधिर है वो उल्टी दिशा में ना जा पाए, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, कपाट होते हैं, बाल्व होते हैं। तो जो हमारा दायां अलिंद है और दायां नीले है इसमें होते हैं 3 कपाट, और जो हमारा बायां अलिंद है और बायां नीले है इसमें होते हैं 2 कपाट। तो जिस समय हमारा हृदय शिथिलन की अवस्था में होता है तो हमारा दायां अलिंद फैलता है, और दायां अलिंद फैलने से जो हमारा जो विऑक्सीजनित रुधिर है वो विऑक्सीजनित रुधिर इसके अंदर आ जाता है, और यहाँ से फिर जब ये संकुचन की क्रिया करता है, हमारा दायां अलिंद है ये दायां अलिंद संकुचन की क्रिया करेगा। तो संकुचन की क्रिया के साथ साथ हमारा जो दायां नीला है, ये जो दायां नीला हमने बनाया है ये हमारा दायां नीला फैल जाता है, और रुधिर फिर यहाँ से त्रिवलीय कपाट, क्योंकि मैंने बताया कि इन दोनों में क्या होते हैं, त्रिवलीय कपाट होते हैं, 3 कपाट होते हैं। तो जो दाएं अलिंद से जो रुधिर है वो तीनों कपाट से होता हुआ कहाँ जाता है, फिर दायां नीले में आ जाता है। उसके बाद जो हमारा दायां नीला है, जब दायां नीला हमारा सिकुड़ता है तो यहाँ दाएं नीले के संकुचन से या सिकुड़ने से जो हमारा अशुद्ध रुधिर है वो अशुद्ध रुधिर फिर ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पहुँच जाता है, हमारे फेफड़ों में पहुँच जाता है, और फेफड़ों से उसे क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, और रुधिर हमारा शुद्ध हो जाता है। और फिर यहाँ से जो हमारा दाएं नीले से जो संकुचन होगा तो फेफड़ों में पहुँचेगा, और फेफड़ों से फिर जो हमारा रुधिर हो कहाँ पहुँचेगा, बाएं अलिंद में पहुँचेगा। बाएं जो फेफड़ों में इस समय संकुचन होगा तो क्या होगा, इसमें बाएं अलिंद फैल जाएगा, और फिर रुधिर जो है हमारा बाएं फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुँच जाएगा। बाएं अलिंद में जिस समय संकुचन होता है तो बाएं नीला फैल जाता है, और बाएं अलिंद से फिर जो रुधिर है वो दो इसमें होते हैं द्विवलीय कपाट, इनके 2 कपाट होते हैं। तो बाएं अलिंद से फिर जो रुधिर है हमारा वो बाएं नीले में पहुंच जाता है, और बाएं नीले जो हमारे नीले हैं, ये 2 हमने नीले बनाए, ये भी नीले बनाया, ये भी नीले बनाया। तो इन नीला काम क्या होता है, इन नीले का काम होता है रुधिर को शरीर में पंप करना, इनके शरीर में भेजना। तो जो हमारा रुधिर है वो नीले से अलिंद में ना जा पाए, तो इसके लिए क्या होता है, इनमें कपाट होते हैं, और कपाट का काम क्या है कि जो हमारा रुधिर है वो उल्टी दिशा में ना बहे। जो हमारे कपाट होते हैं, जो बाल होते हैं, उनका काम क्या है कि जो हमारा रुधिर है वो उल्टी दिशा में न बहे, उन्हें रोकने का काम होता है हमारे बाएं नीले का। तो इस प्रकार जो रुधिर है वो हमारे शरीर में यहाँ से पंप होता रहता, नीले से क्या होता है, पंप होता रहता है। फिर हमारा जो रुधिर है वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में पहुँचेगा, और फेफड़ों से फिर उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन मिलने से फिर वो रुधिर हमारा शुद्ध हो जाएगा, और फिर हृदय उसे पंप करेगा हमारे शरीर में भेजने के लिए। तो जो धमनी है, धमनी से जो हमारा हृदय से अंगों में पहुँचेगा खून, और जो रुधिर है हमारा या ब्लड है, और शिरा से फिर वापस जो अशुद्ध रुधिर है हमारा वापस कहाँ जाएगा, हृदय में पंप होने के लिए आ जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने आपको 3 विषय बताए। सबसे पहला बताया उत्सर्जन की परिभाषा। क्या बताई हमने कि उत्सर्जन की परिभाषा होती है कि शरीर में जब हमारे शरीर में उपपचय क्रियाएँ होती हैं, उपपचय क्रिया यानी कि वृद्धि, पोषण, जनन, इस प्रकार की जो क्रियाएँ होती हैं उन्हें बोलते हैं उपपचय क्रियाएँ। तो उपपचय क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं उत्सर्जन। अब है मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी तो होते हैं वृक्क, एक होती है मूत्रवाहिनी, एक होता है मूत्राशय, और एक होता है मूत्रमार्ग। तो जो हमारी जो एक वयस्क मनुष्य में जो हमारी वृक्क होता है, जो किडनी होती है, वो कैसी होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई होती है वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो रंग होता है वो गहरे भूरे लाल रंग का होता है, और सेब के बीच की ये आकृति की होती है। इसका जो धसावा भाग होता है, अंदर की तरफ धसावा भाग, उसे बोलते हैं नाभिका। और इसके ऊपर जो हमारी किडनी होती है, ये किडनी जो हमारी होती है वृक्क होता है, इसके ऊपर एक टोपी के समान एक संरचना होती है, इसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो जो मूत्र बढ़ने का काम है वो मूत्र बढ़ने का हमारी यूरिया इसमें वृक्क में ही होता है, और यहाँ से फिर मूत्र जो है मूत्रवाहिनी से होता है, मूत्राशय में आ जाता है, और मूत्राशय में तब तक पड़ा रहता है जब तक कि इसे शरीर से बाहर ना निकाल दिया जाए। उसके बाद हमारी है वृक्क नलिका, जो नेफ्रॉन बोलते हैं इसे। वृक्क नलिका में क्या होगा, जो हमारे वृक्क होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे रुधिर से यूरिया, यूरिक अम्ल, इस प्रकार के जो हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं, और उन्हें शरीर से बाहर निकालने के साथ साथ क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त जल है और जो अतिरिक्त जल जो हमारे शरीर में अतिरिक्त जल है और जो लवण है, उन अतिरिक्त जल और लवण को भी वो शरीर से बाहर निकालते हैं, और शरीर से बाहर निकालने के साथ साथ वो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा जो वृक्क नलिका है, तो वृक्क नलिका नेफ्रॉन है, उसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बोमेन संपुट, नंबर 1 होता है कौन सा, बोमेन संपुट। दूसरा होता है हेनले लूप, एक होती है सम्मिलित नलिका, और एक होती है दूरस्थ सम्मिलित नलिका। इस प्रकार से 4 भाग इसके होते हैं। तो जो हमारा वृक्क होता है,
जो हमारा बोमेन संपुट होता है, इस बोमेन संपुट में एक प्यालेनुमा गड्ढेनुमा संरचना होती है, और उस प्यालेनुमा गड्ढेनुमा संरचना में क्या होता है, केशिका गुच्छ होता है, इसे बोलते हैं संरचना को। एक रचना होती है इसके बीच में, प्यालेनुमा गड्ढेनुमा संरचना में एक छोटी संरचना होती है, इसे बोलते हैं केशिका गुच्छ। तो केशिका गुच्छ में एक चौड़ी जो रुधिर वाहिनी होती है उससे रुधिर पहुंचता है इस केशिका गुच्छ के अंदर, इसे बोलते हैं अभिवाही धमनिका जो चौड़ी होती है। और फिर इस केशिका गुच्छ से जो रुधिर है हमारा वापस पहुंचता है रुधिर वाहिनी के द्वारा, उसे बोलते हैं अपवाही धमनिका। ये पतली होती है, ये चौड़ी होती है, यानी कि रुधिर जब हमारे केशिका गुच्छ में जा तो रहा ज़्यादा और इसमें से वापस निकल रहा है कम, तो जब जाए किसी चीज़ के अंदर, मान लो हमारे कोई पाइप है, उस पाइप में से पानी जा तो रहा ज़्यादा और निकल रहा कम, तो उसमें क्या होगा, यहाँ फिर केशिका गुच्छ में दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के साथ इसमें से जो प्रोटीन है और जो प्रोटीन के साथ साथ और जो रुधिर कणिका है उन्हें छोड़कर जो हमारा रुधिर है उसका अधिकांश भाग छन जाता है। और उस छने भाग में क्या होता है, कुछ हमारे हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, कुछ हमारे ग्लूकोज वगैरह जो आवश्यक पदार्थ है वो भी होते हैं, कुछ जल होता है, तो वो होता है। और फिर जो छड़ने की, इसके बारे में छड़ने की जो प्रक्रिया, उस छड़ने की प्रक्रिया को प्रानिस्यंदन या सूक्ष्म विस्यंदन बोलते हैं। तो प्रानिस्यंदन से होते हुए जो हमारा जो छना हुआ भाग है रुधिर का वो कहाँ पहुँचता है, संग्रह तक पहुँचता है। और उसमें छने हुए भाग में क्या होता है, कुछ तो जल होता है, कुछ हमारे हानिकारक पदार्थ यूरिया यूरिक अम्ल आदि होते हैं। तो उन छने हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। और ये मूत्र फिर धीरे धीरे कहाँ, वो मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुँच जाता है, और मूत्राशय फिर से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी जो मनुष्य की वृक्कनलिका है उसका डायग्राम था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद जो हमारा मनुष्य का जो हृदय है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक बहुत ही कोमल अंग होता है और एक पेशीय मुट्ठी के आकार का अंग होता है। हमारा जो हृदय है उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे युक्त रुधिर आपस में ना मिल पाए, इसके लिए हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है, 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। तो दायां अलिंद है और दायां नीले है, इसमें होते हैं 3 बलिया कपाट, यानी कि 3 कपाट होते हैं, 3 बाल होती है इन दोनों के अंदर। और जो बायां अलिंद है और बायां नीला है इनमें होती है 2 बाल, यानी कि 2 कपाट होते हैं, इसे बोलते हैं द्विबलीय कपाट। इसे बोलते, इनके बीच में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं त्रिबलीय कपाट। कपाट का काम होता है, कपाट का काम होता है कि जो रुधिर है वो वापस उल्टी दिशा में ना बहे, इसलिए इनके बीच में कपाट होते हैं। तो जो हमारी जब शिथिलन की अवस्था होती है तो शिथिलन की अवस्था में हमारा दायां अलिंद है फैल जाता है, और दाएं अलिंद फैलने से जो हमारे शरीर के भागों से जो रुधिर है, शरीर के भागों से रुधिर दाएं अलिंद में आ जाता है। उसके बाद जब इसमें संकुचन की प्रक्रिया होती है तो जो हमारा रुधिर है वो दाएं अलिंद से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, त्रिबलीय कपाट से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, दाएं नीले में पहुँच जाएगा। दाएं नीला फैल जाएगा और फिर रुधिर यहाँ से त्रिबलीय कपाट से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, दाएं नीले में। और दाएं नीले में जिसमें संकुचन होता है तो यहाँ से जो हमारा अशुद्ध रुधिर है वो अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे फेफड़ों में, किस लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, शुद्ध होने के लिए। तो जिससे हमारे फेफड़ों में ये रुधिर हमारा शुद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमारा रुधिर है वो फिर हमारा इसमें जो दाएं नीला में संकुचन की क्रिया होगी, और संकुचन की क्रिया होने के साथ साथ जो हमारा रुधिर है फेफड़ों से कहाँ पहुँच जाएगा, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में जिस समय संकुचन की प्रक्रिया होगी तो जो हमारा रुधिर है वो द्विबलीय कपाट से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, बाएं नीला फैल जाएगा, और फिर रुधिर यहाँ से द्विबलीय कपाट से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, बाएं नीले में। नीले का काम क्या है, नीले का काम यह है कि जो रुधिर है हमारा वो उल्टी दिशा में न बहे, इसलिए जो नीले हैं इनका काम होता है रुधिर को पूरे शरीर में पंप करना। तो इस प्रकार से जो हमारा हृदय है ये मैंने इसकी आपको संरचना बताई। उसके बाद जो मनुष्य की वृक्कनलिका इसके बारे में समझाया, और जो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है इसके बारे में बताया। तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वृक्क की क्रियाविधि भी, उत्सर्जन भी, और जो हमारा हृदय है, ये हृदय वाला जो डायग्राम है हमारा, जो इसके हृदय की संरचना जो है, तीनों डायग्राम आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों में से एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तीनों डायग्राम में से कोई से भी, चाहे हमारा उत्सर्जन तंत्र हो या मनुष्य की वृक्कनलिका हो या मनुष्य का हृदय की काट हो, अगर तीनों डायग्राम में से फिर भी कोई चीज़ आपकी समझ में ना आई हो, कोई बात आपको क्लियर ना हुई हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगा। धन्यवाद।